हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक या जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है द वेस्ट वाइंड। ओड टू द वेस्ट वाइंड। ओड एक प्रकार का लिटरेरी टर्म है या एक प्रकार का पोएम को लिखने का तरीका है और इसी लिटरेरी टर्म में इस वेस्ट विंड पोएम को लिखा गया है। ठीक है, पीबी शैली के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। बहुत ही शॉर्ट सी और इम्पोर्टेंट पोएम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इस पोएम को समझेंगे। थोड़ा सा पोएम का पार्ट बड़ा है, इसलिए इसे हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पोएम का नेम है द वेस्ट वाइंड। वेस्ट वाइंड जो है, वाइंड मीन्स हवा, पवन जिसे कहते हैं। वेस्ट माने जो कहां से बहकर आ रही है, पश्चिम से बहकर आ रही है और कहां जा रही है, ईस्ट की ओर। इट मींस एक हवा या एक पवन के बारे में, वाइंड के बारे में यहाँ इस पोएम में डिस्कस किया जा रहा है, जो ब्लो तो हो रही है वेस्ट से और जा कहां रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। पीबी शैली के द्वारा ये लिखा गया है। पोएम को शुरू करने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, ये कहा गया है कि द पोएम कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स एंड 5 कैनवास। देखिए, पोएम मैंने स्टार्टिंग में बताया थोड़ी लार्ज पोएम है, तो पोएम को जो बेसिक बात है वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स इट मींस उसे थीम के आधार पर इस पूरी पोएम को 2 भागों में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। वही बात जैसा कह दिया कि द पोएम कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स एंड 5 कैनवास। कैनवास का मतलब भी भाग होते हैं। ठीक है, तो इस पोएम को क्या किया गया है, थीम्स के आधार पर तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और वैसे अगर हम पार्टली इसे डिवाइड करें तो 5 नोट्स के में इसमें डिवाइड माना गया है, 5 कैनोट्स में से डिवाइड बनाया। कैनोट्स भाग को कहा जाता है। क्लियर? 2 बातें समझ में आई यहाँ पर। फर्स्ट, थीम के आधार पर पोएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और पूरी पोएम को 5 कैनोट्स में डिवाइड किया गया। क्या कहा गया है कि जो 5 कैनोट्स हैं, तो इसमें जो पहले जो 3 कैनोट्स हैं, मान लीजिए पद, मान लीजिए एक एक, जैसे 1 कैनोट्स, 2 कैनोट्स, 3 कैनोट्स, इस प्रकार से कहा गया है। इन्हें हर 3 लाइन के एक समूह को एक नोट कहा गया है। करेक्ट? फर्स्ट 3 कैनोट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो वेस्ट वाइंड है इसकी क्वालिटीज और इसकी पावर को शो कर रहे हैं। ठीक है, थीम्स के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड, 5 कैनोट्स में से बांटा गया है। जो स्टार्टिंग के या शुरू के 3 कैनोट्स हैं उसमें इस वेस्ट वाइंड की किसके बारे में डिस्कस किया गया है, इसकी पावर और क्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है। और लास्ट के जो 2 कैनोट्स हैं, द लास्ट 2 कैनोट्स गिव ए रिलेशन बिटवीन द वाइंड एंड द स्पीकर। लास्ट का जो पार्ट है या लास्ट के जो 2 कैनोट्स हैं उसमें क्या किया गया है, उसमें जो स्पीकर है या जो पोइट है उसका और इस पोएम का रिलेशन बताया। इट मींस उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो बताया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से इसका डिवाइडेशन समझ में आया होगा। थीम्स के आधार पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 कैनोट्स इसको बताए गए हैं या 5 कैनोट्स में इसे पार्टीशन किया गया है। स्टार्टिंग के जो 3 कैनोट्स हैं उसमें जो वेस्ट वाइंड है इसकी क्वालिटीज और पावर को डिस्कस करेंगे और लास्ट के जो 2 कैनोट्स हैं इसमें जो स्पीकर है उसके साथ वेस्ट वाइंड का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में कहा कि ईच कैनोट हैज 14 लाइन्स और जो ईच कैनोट्स हैं वो कितनी लाइन्स के होंगे, 14 लाइन्स के होंगे। अब 14 लाइन्स जैसे ही आपने सुनी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा था, 14 लाइन्स में कौन सी लिटरेरी टर्म आती है, सोनेट आती है। बट हेयर इज नॉट सोनेट, यहाँ सोनेट का यूज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सोनेट के अंदर जो हम 14 लाइन्स का कंपैरिजन लगाते थे उसके साथ आयम्बिक पेंटामीटर को भी फॉलो करते थे। सेकंड बात, उसमें मान लीजिए 8 लाइन्स स्टार्टिंग की क्या हुआ करती थी, ऑक्टेव की हुआ करती थी, लास्ट की 6 लाइन्स सेस्टेट की हुआ करती थी। इट मींस शुरू की जो 8 लाइनें सोनेट के अंदर होती हैं वो किसी भी मैटर या किसी भी बात का प्रॉब्लम शो करने वाली होती है और लास्ट की 6 लाइन्स सेस्टेट में सॉल्यूशन बताने वाली होती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर
ये सोनेट नहीं है, ठीक है। लाइक सोनेट है सोनेट के जैसा, लेकिन खुद सोनेट नहीं है, बल्कि ये तो कौन सी लिटरेरी टर्म है, हेडिंग में बताया ऑड है, ठीक है। ऑड में क्या होता है, एड्रेस टू ए पर्सन और ए थिंग, एक पर्सन या एक थिंग को संबोधित करके कविता लिखी जाती है, करेक्ट। इसलिए ये ऑड लिटरेरी टर्म में लिखा। इसकी राइम स्कीम जो है वो टैजा रीमा है, टैजा रीमा में लिखा गया है ये। और इसका अरेंजमेंट जो है वो ट्रिपलेट्स होता है। ट्रिपलेट्स आपने कपलेट पढ़ा था, कपलेट क्या था, दो पंक्तियों का समूह, या ट्रिपलेट का मतलब 3 लाइन्स, मतलब 3 लाइनों का एक समूह है, उसे ट्रिपलेट्स कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमें समझना होगा, ये देखना होगा कि और लिटरेरी टर्म में लिखी हुई है ट्रिपलेट्स। इसका जो राइम स्कीम है वो भी हम पोएम के साथ साथ पढ़ेंगे। तो पोएम को शुरू करने से पहले आई थिंक आपको इसका बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आया होगा। आज की पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हेडिंग है द वेस्ट वाइंड, करेक्ट। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे थीम के आधार पर, और इसे 5 कनॉट्स में डिवाइड करेंगे, करेक्ट। जो इसके स्टार्टिंग के 3 कनॉट्स हैं वो क्या करेंगे, वो पावर या क्वालिटी बताएंगे वेस्ट वाइंड की, और लास्ट के 2 कनॉट्स क्या करने वाले हैं, वो रिलेशन बताएंगे स्पीकर का और वेस्ट वाइंड का, करेक्ट। अब सर ये 14 लाइन्स में है, इज इट अ सोनेट? नो, इट इज नॉट ए सोनेट, ये सोनेट नहीं है, क्योंकि ये तो ऑड का लिटरेरी टर्म है। सोनेट के बारे में भी बताया कि सोनेट में यदि मान लीजिए ऑक्टेव और सस्टेट में पोएम लिखी जा रही है, तो ऑक्टेव में कोई भी इशू को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है या प्रॉब्लम के रिगार्डिंग लिखा जाता है, और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, करेक्ट। और जो ट्रिपलेट्स अरेंजमेंट है 3-3 लाइनों का एक जोड़ा बनाकर इसे लिखा गया है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द पोएम। बहुत ही शॉर्ट सी और अच्छी पोएम है, आइए इसे शुरू करें। ओ वाइड वेस्ट वाइंड, द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, the from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanted field। बहुत अच्छी संज्ञा है, शुरू करते हैं। ओ वाइड वेस्ट वाइंड, वेस्ट वाइंड जो हवा पश्चिम की ओर से बहकर आ रही है। वाइड, द पोइट सेड वाइड, वाइड का मतलब होता है अनकल्चर्ड या फोर्सली, है ना, जंगली जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट वाइंड को वाइल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि वेस्ट वाइंड अनकंट्रोलेबल है, करेक्ट। वाइल्ड कोई भी चीज होती है तो उसे क्या करते हैं, उसे हम अनकंट्रोलेबल समझते हैं, क्योंकि वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए कहा ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड। यहाँ वेस्ट वाइंड को अनकंट्रोलेबल बताया है या उसे जंगली बताया गया है। तो पोइट स्टार्टिंग में ही वेस्ट वाइंड को जंगली कह देते हैं, वाइल्ड कह देते हैं कि ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड, तो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, यद्यपि तुम हो तो वाइल्ड, लेकिन फिर भी ऑटम का मीन्स क्या होता है, पतझड़। जो पतझड़ का मौसम है उसकी क्या हो, ब्रेथ का मतलब श्वास हो, उसकी एक प्रकार से उसका आप फंडामेंटल थिंग हो, या उसकी एक प्रकार से आप कहा जाए तो मेन जो उसका पार्ट है वो हो। क्योंकि अगर ऑटम के सीजन में ये वेस्ट वाइंड नहीं चलेगी तो ऑटम का कोई भी मतलब सफल होता दिखाई नहीं देगा। कैसे? दो फ्रॉम whose unseen presence the leaves dead are driven, क्योंकि unseen presence, यद्यपि तुम आती तो हो, वेस्ट वाइंड तुम ऑटम के साथ आती तो हो, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति, प्रेजेंस का मतलब तुम्हारी उपस्थिति कैसी रहती है, अनसीन माने जो दिखाई नहीं देती। अब यहां तक इसको पढ़ेंगे कि ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दो फ्रॉम whose unseen presence the leaves dead are driven, कि अरे वाइल्ड वेस्ट वाइंड तुम इस पतझड़ ऋतु की या ऑटम ऋतु की ब्रेथ के रूप में हो, यद्यपि तुम आती तो हो लेकिन तुम्हारी उपस्थिति दिखाई नहीं देती, फिर भी तुम लीव्स डेड, डेड मींस का मतलब क्या होता है, डेड माने मृत, लीव्स माने पत्तियां, और पेड़ों की जो पत्तियां मर चुकी हैं, मर चुकी का मतलब जिनका जीवन चक्र या जिनका समय चक्र समाप्त हो गया है और वो पेड़ों से क्या हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। तो कहा लीव्स डेड, जो पत्तियां टूट चुकी हैं,
मुरझा चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं, आर ड्राइवन, तुम अपने साथ उनको क्या करके ले जाती हो, ड्राइवन का मतलब बहा कर ले जाती हो। अब इन पत्तियों के लिए जो ऑटम है वो वेस्ट वाइंड को कैसा बताता है, लाइक ए ब्रेथ, क्योंकि एक ह्यूमन के लिए अगर उसे जिंदा रहना है तो किसकी जरूरत है, ब्रेथ की जरूरत है। और इसी प्रकार इन मरी हुई पत्तियों को पुनर्जीवन प्राप्त करना है, दोबारा से जीवन प्राप्त करना है, तो उन्हें पतझड़ की आवश्यकता है। लेकिन अकेले पतझड़ से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पतझड़ के अंदर जो वेस्ट वाइंड है ये उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा के ले जाती है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा कैसे बहा कर ले जाती है, वो भी बता रहे हैं। लाइक घोस्ट, घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत प्रेत। एंड फ्रॉम एन एन्चांटर, एन्चांटर होता है म्यूजिशियन, सॉरी मैजिशियन, जादूगर। और फीलिंग्स का मतलब उसके मंत्र या उसकी हाव भाव। उसने कहा किस प्रकार से तुम्हें वो अपने साथ ले जाती है, जैसे घोस्ट को कौन ले जाता है, एक जादूगर, एक तांत्रिक ले जाता है अपने वश में करके। इसलिए कहा लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फीलिंग, जिस प्रकार से एक जादूगर अपने मंत्रों से, एक तांत्रिक अपने जादू टोने से भूत को अपने साथ बहाकर या अपने साथ ले जाया करता है, वैसे ही तुम भी इन मृत पत्तियों को अपने साथ ले जाने का काम करती हो। अब पूरे स्टेंजा को रिपीट करने के बाद, ये वाइल्ड वेस्ट वाइंड, अरे वाइल्ड वेस्ट वाइंड या अरे जंगली पश्चिमी हवाएं, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, यद्यपि ये क्या है, ऑटम पतझड़ ऋतु की श्वास है या उसका आधार है, उसका मूल तत्व है। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, यद्यपि तुम्हारी उपस्थिति किसी को दिखाई नहीं देती है, द लीव्स दैट आर ड्राइवन, फिर भी तुम उन मृत पत्तियों को नया जीवन प्रदान करती हो, क्योंकि तुम उन्हें अपने साथ हवा में बहाकर ले जाती हो। घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटेड फीलिंग, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई भी जादूगर, तांत्रिक जादू टोने से क्या कर सकता है, भूतों को अपने साथ ले जाया करता है। इसलिए यहाँ कंपैरिजन जो किया गया है वो क्लियरली ये शो करता है कि जिस प्रकार से एक तांत्रिक अपने साथ तंत्र विद्या से भूतों को ले जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से वेस्ट वाइंड ऑटम के साथ आकर जो मृत पत्तियां हैं या जो पत्तियां जिनका जीवन चक्र समाप्त हो चुका है उन्हें बहा। सेकंड देखते हैं, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। अब ये डिफरेंट कलर्स की वहां पर क्या है, लीव्स है, पत्तियां हैं, उनके रंगों के बारे में बताया है। कुछ पत्तियां कैसी हैं, येलो का मतलब पीली है, येलो एंड ब्लैक, कुछ काली है, एंड पेल, पेल का मतलब हल्का पीलापन है, और हेक्टिक का मतलब होता है धुंधलापन, रेड माने लाल। सिंपल सी लाइन है, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, कुछ पीली हैं, कुछ काली हैं, कुछ में हल्का पीलापन है और कुछ धुंधली धुंधली कैसे रंग की दिखाई दे रही हैं, रेड का मतलब लाल रंग की दिखाई दे रही हैं, कुछ लाल रंग की भी नजर आ रही है। इसलिए कहा कि येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, पत्तियां कुछ पीली हैं, काली हैं, हल्का पीलापन और धुंधला सा लाल रंग में दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, अच्छा वर्ड है। प्रेसिडेंट स्ट्राइकन मल्टीट्यूड का मतलब होता है, पूरी लाइन अगर पूरे तीनों वर्ड्स को मैं समझाऊं तो छूत का रोग। छूत का मतलब जिससे या किसी व्यक्ति को छूने से जो रोग लग जाया करता है। ये भी एक महामारी थी, जैसे अभी हम कोरोना को फेस कर रहे हैं, ऐसे छूत जो था ये भी एक महामारी के रूप में आया था। तो उस चीज को यहाँ बता रहे हैं कि पेस्टिसाइड स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, ये पत्तियां बिल्कुल उस प्रकार से तुम्हारे साथ दौड़कर चली जाती हैं या भाग जाती हैं, जैसे कोई क्या हो, छूत के रोग को देखकर जो शहर की भीड़ है, मल्टीट्यूड्स का मतलब होता है लोगों का समूह, जो लोगों का समूह है वो छूत के रोग से क्या होता है, दूर भागता रहता है। इट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि छूत के रोगी को देखने के बाद जिस प्रकार से या जिस गति से लोगों की भीड़ उससे दूर भागती है, बिल्कुल वैसे ही ये जो सारी पत्तियां हैं डिफरेंट कलर्स की, ये भी वहां से क्या हो जाती हैं, भाग जाया करती है, चले जाया। ओ दो हु
कैरोटस दे डार्क विंट्री बेड, और कहाँ चले जाते हैं ये? डार्क विंट्री बेड, अंधेरी जो सर्दी की रातें हैं उनके अपने बिस्तर पर चली जाती है। विंट्री बेड का मतलब वो एक आवरण जहां पर उन पत्तियों के ढेर को जाकर इकट्ठा होना होता है। वहां क्लियरली है कि कोई उनके लिए सेज या बिस्तर तो नहीं सजाया हुआ है, लेकिन जिस स्थान पर एटलीस्ट उन्हें पहुंचना है उसे विंट्री बेड कहा गया है, शरद ऋतु का आवरण कहा गया है। वहां कौन पहुंच रहा है बताइए? वो पत्तियां जिनका जीवन चक्र क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका। लास्ट स्टेज आओ दे देंगे। द went seeds where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until that azure sister of the spring shall blow। देखिए क्या कहा कि अब तक तो बात कर रहे थे पत्तियों की, ये पत्तियां ही वेस्ट वाइंड के साथ फ्लो होकर चली गई। अब बात आती है सीड्स की। सीड्स का मतलब क्या है? बीज। और बीज जो क्या हो गए हैं? वाइंड का मतलब बहकर चले गए। ऐसा नहीं है केवल पत्तियां ही बहकर गई हैं, कुछ बीज जो अभी अंकुरित होंगे वो भी इस वेस्ट वाइंड के साथ ग्लो होकर गए हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। द वाइंड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, उनके साथ कुछ ऐसे बीजों के समूह भी हैं जो ठंडे स्थान पर, लो का मतलब निचले धरातल में जाकर जम गए। मीन्स उनके साथ कुछ बीज भी बहकर गए थे, वो किसी सर्द जगह पर, ठंडी जगह पर चले गए और धरातल के नीचे वाले स्थान पर जाकर जम गए। कौन? पत्तियां। यहाँ पर बात हो रही है सीड्स की। सीड्स का मतलब बीजों। Each like a corpse within its grave, और उन्होंने, उन बीजों ने अपना स्थान इस प्रकार से स्थायी कर लिया है मानो, कॉप्स का मतलब एक लाश, ग्रेव का मतलब उसकी कब्र में जाकर स्थायी रूप से रह रही हो। जिस प्रकार से किसी भी कब्र में या गुफा में जाने के बाद एक लाश स्थिर अवस्था में रहती है, बिल्कुल वैसे ही वो जो बीज वेस्ट वाइंड के साथ ग्लो होकर गए हैं वो भी एक स्थिति में जाकर वहां पर दब गए हैं या स्थिर हो। Until then azure sister of the spring shall blow, और तब तक वो उस स्थान पर रहेंगे जब तक कि जो अजोर सिस्टर है, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? वसंत। और किसकी अजोर सिस्टर बताया गया है? ऑटम की ऑटम जो है, पतझड़ जो है, उसकी अजोर सिस्टर है। कौन है अजोर सिस्टर? वसंत है, स्प्रिंग है। वो जब आएगी तब इन बीजों का कुछ होगा, या ये बीज उस समय अंकुरित होकर नए वृक्ष के रूप में अपना जन्म लेंगे, या उन पत्तियों को या उन फूलों को नया जीवन प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट लाइंस में वो क्वालिटीज के बारे में बता रहा है कि वेस्ट वाइंड की क्या पावर है, क्या क्वालिटीज है, और वो किन किन चीज़ों के लिए अपने आप को फेमस बताता है या फेमस बताती है, वो सारा शो किया गया है। तो गाइस, पहले तीनों जो ट्रिपलेट्स थे, इनके अंदर जो यहाँ पीवी शैली हैं वो यही बताना चाहते हैं कि किस प्रकार की क्वालिटीज़ यहाँ पर वेस्ट वाइंड ने मेंटेन की है। कुछ अच्छाइयाँ भी वेस्ट वाइंड के साथ आई हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी कुछ बुराइयाँ भी रही होंगी, इसके बैकग्राउंड में भी हमने देखा और ये समझने का प्रयास किया कि ये किस प्रकार से लिखा गया है। इसकी राइम स्कीम को समझिए। फर्स्ट अगर इसे हम ए नाम देते हैं, बी, अब ए से ए मैच हो रहा है, तो बीइंग, फीलिंग, ए बी ए। अब डैट से क्या मैच हो रहा है? रेड मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा बी सी बी, ए बी ए बी सी बी। जब आप इसको मार्क करेंगे तो आपको इसकी राइम स्कीम अच्छे से समझ में आएगी। आप इसको एक बार जब नंबरिंग करके डालेंगे, आपको समझाया था राइम स्कीम को चेक करना कैसे क्या राइम स्कीम है, तो वो आप अच्छे से एक बार एक्सरसाइज करके देखेंगे। और अब इसकी नेक्स्ट जो लाइन्स हैं, थोड़ी बड़ी पोएम है, तो नेक्स्ट क्लासेज में इसे साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कीप स्माइलिंग, कीप स्टीयरिंग।